हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए भाई, क्या है भारत का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपवाह किसे कहते हैं। जब नदियों का जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों यानी कि वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहते हैं। यानी कि जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों अर्थात वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपवाह कहते हैं। तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि जब किसी क्षेत्र में बहुत सारी वाहिकाएं मिल जाती हैं तो उस जाल को, जब वहाँ पे एक जाल बन जाता है तो उस जाल को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। भाई ये बता रहा है कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदी, यानी कोई क्षेत्र है और उसमें कोई मेन रिवर बह रही है और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी बह रही है, सहायक नदी बह रही हैं। तो जहाँ जहाँ से वे बहती है तो वह उस क्षेत्र का क्या कहलाएगी, अपवाह द्रोणी कहलाएगी। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, फिर दूसरी बात है भाई जहाँ से बह रही है वह तो उसकी द्रोणी कहलाएगी, लेकिन जिस क्षेत्र से वह नदी जल बहाकर लाती है उसे क्या कहते हैं, उसे जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि कैचमेंट एरिया कहा जाता है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, जबकि छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर या वाटरशेड कहा जाता है। ठीक है भाई। यानी कि अगर कोई मुख्य नदी है जैसे कि हमारी गंगा, उसकी जल ग्रहण क्षेत्र एग्जाम्पल आएगा तो क्या होगा, उसके नदी द्रोणी कहलाएगी। और जबकि उसकी जो सहायक नदी होंगी जैसे सोन, केन, बेतवा, ये क्या है उसकी सहायक नदी, उनका जो जलग्रहण क्षेत्र है उसको कहेंगे जल संभर या वाटरशेड। जल संभर अथवा जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा है। यानी कि जो ये जल संभर है अथवा जल विभाजक है, क्या है ये, एक जल विभाजक रेखा कह सकते हैं इसको, या हाँ अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से विभाजित करती है, ये भी कह सकते हैं। तो धरातलीय बनावट एवं नदियों के प्रवाह के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो खंडों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो भारत की धरातलीय बनावट है उसके आधार पर और नदियों के प्रवाह के आधार पर, क्योंकि भारत में जो नदियों का प्रवाह है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं नदियाँ, तो उस आधार पर यहाँ के अपवाह तंत्र को दो खंडों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है भाई। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल का बहाव पूरे वर्ष भर बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि इनके जल को जो प्राप्ति है कहाँ से होती है, एक तो हिम के पिघलने से होती है और दूसरे वर्षा से होती है। तो इस प्रकार जो हिमालय से जो बहने वाली नदी हैं उनमें जल का बहाव वर्ष भर बना रहता है। अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ यानी कि जो पर्वतों से निकलती हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से निकलती हैं, उस क्षेत्र में ये नदियाँ गहरे गार्ज क्या होता है भाई, एक बहुत ही नैरो एरिया जिसको नदी काटती रहती है और बहुत अधिक नीचे तक काट देती हैं। जैसे कि सिंधु नदी का गार्ज है, बहुत ही फेमस है, जिसकी गहराई है 5181 मीटर।
यानी कि इतनी गहराई तक नदी जो है उसको काट चुकी है, वहाँ पे गार्ज बना चुकी है। नेक्स्ट है फिर वी आकार की घाटी। देखिए जब वह संकरी घाटी थी जो वो जब वह चौड़ाई होती चली जाती है, ठीक है, वी शेप में आ जाती है और उसकी चौड़ाई जो है बढ़ती चली जाती है, तो उसे वी आकार की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है भाई, जब कोई नदी बह रही है और अचानक ही क्षेत्र से नीचे गिरने लगता है उसका जल, तो उसे जलप्रपात कहते हैं। तथा मैदान में गोखुर झीलों। भाई गोखुर झीलों ये इम्पोर्टेंट है ये। देखिए जब कोई नदी किसी समतल एरिया से बह रही है और उसमें अवसाद की मात्रा बहुत अधिक है, तो वह उस अवसाद को समतल एरिया में वहाँ पे जमा करती रहती है और वहाँ पे एक सर्पिलाकार आकृति बन जाती है अवसादों के जमाव के कारण। फिर क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे नदी है जो है सामने से काटती रहती है और पीछे जमा करती रहती है, एक साइड में जमा करती रहती है। तो एक स्थिति हो जाती है कि जो वह युवाकार की घाटी है, जो युवाकार सर्पिलाकार जो मार्ग है उससे होकर बह रही है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो नदी जो है सीधी बहने लगती है और वहाँ पे एक यू शेप्ड झील बन जाती है, तो उसे कहते हैं गोखुर झील या ओक्सबो लेक। बाढ़कृत मैदानों, विसर्पों तथा डेल्टाओं का निर्माण करती है। भाई जब नदी जो है किसी समुद्र में गिरने से पहले जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाती है वह वहाँ पे जमा करती है, तो यह जमाव त्रिभुजाकार रूप में होता है, इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है भाई। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 नदियों का अपवाह तंत्र शामिल है। क्या कह रहा है भाई कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 नदियों का अपवाह तंत्र शामिल है। ये केवल हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात कर रहा है भाई। कौन कौन सी इसमें? सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। अब इसमें बात करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद से होता है। कहाँ से बता रहा भाई? जो सिंधु नदी है बहुत ही फेमस नदी है, तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है और उसके पास एक है बोखरचू हिमनद, उसके निकट से यह निकलती है। और जो सिंधु नदी है इसे तिब्बत में सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख यानी कि लॉयंस माउथ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है भाई, सिंगी खम्बान या शेरमुख कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है भाई, ये सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है और लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित में बुंजी नामक स्थान पर लगभग 5180 मीटर गहरे महाखड़ यानी कि अभी पीछे बात करी गार्ज, जिसे गार्ज कहते हैं, का निर्माण करती है। तो जिन सिंधु नदी है कितने गहरे गार्ज का निर्माण करती है? 5180 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी के बाएं एवं दाएं दोनों तरफ से अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे कि श्योक, गिलगित, जास्कर, शिगार, काबुल एवं पंचनद। पंचनद किसे कहते हैं? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास को सम्मिलित रूप से पंचनद कहा जाता है और ये नदियां पांचों की पांचों पंजाब से होकर बहती है। सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। देखिए जो सिंधु नदी है यह कैलाश पर्वत श्रेणी के निकट एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू, वहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। उसके बाद भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद फिर उसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है और चूँकि भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर, तो यह वहाँ पे अपना जल गिराती है।
तो मुहाना किसे कहते हैं? जहाँ नदी अपना जल गिराती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है झेलम नदी। देखिए जो सिंधु नदी तंत्र है इसकी कुछ फेमस नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, उनमें से कुछ का हम जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि झेलम नदी, इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से हुआ है। कहाँ से? पीर पंजाल में बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। तथा यह वूलर झील जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए एक तो होता है ताज़ा पानी जो हम पीते हैं उसे मीठा पानी भी कहते हैं, और एक होता है नमकीन जल या लवणीय जल जो समुद्र में पाया जाता है, वह बहुत ही खारा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। तो मीठे जल से मतलब है कि जो पीने का पानी होता है उसको मीठा जल बोलते हैं, स्वच्छ पानी होता है। तो वूलर क्या है? भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उससे बहती हुई पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। किसे मिलती है भाई? चेनाब नदी से मिलती है। झेलम नदी पर जम्मू और कश्मीर में तुलबुल एवं उरी बांध परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट है कि झेलम नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं? तुलबुल और उरी बांध परियोजना। इसकी जो कुल लंबाई है 725 किलोमीटर है। जो झेलम की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर है, जबकि सिंधु की लंबाई कितनी थी? 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी जो लंबाई है जो प्रवाहित होती है सिंधु नदी, वो टोटल लंबाई है 1114 किलोमीटर। अच्छा जी। और जो श्रीनगर राज्य है जम्मू कश्मीर का, ज़िला है, वहाँ पे इसमें शिकारा या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। शिकारा क्या होता है भाई? शिकारा एक बोट होती है, बोट में ही एक छोटे छोटे लकड़ी के मकान बने होते हैं, उसमें जो टूरिस्ट वगैरह आदि घूमने के लिए जाते हैं उसी में रहते हैं और घूमते हैं, उनका आनंद लेते हैं, तो उन्हें शिकारा कहा जाता है या बजरे कहा जाता है। नेक्स्ट है चेनाब नदी। यह है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह चंद्रा एवं भागा दो नदियों के मिलने से बनी है। यानी कि जो आपकी चेनाब नदी है दो नदियों के मिलने से बनी है, चंद्रा एवं भागा। इसकी जो कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर है। भारत में तो लंबाई 1180 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई इसकी 1800 किलोमीटर है। चेनाब पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं बगलिहार, दुलहस्ती एवं सलाल परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में वृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। कहाँ से होता है? देखिए हिमाचल प्रदेश में जो भारत का राज्य है वहाँ पे वृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है 720 किलोमीटर है। यह चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। देखो चंबा घाटी फूलों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि इसको फूलों की घाटी भी कहते हैं, किसको? चंबा घाटी को। तो वहाँ से रावी नदी प्रवाहित होती है। रावी नदी पर निर्मित परियोजनाएं चमेरा तथा थीन हैं। थीन यानी कि रणजीत सागर भी कहते हैं इसको, थीन को। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है व्यास नदी। लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है। यह रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बहती है। यानी कि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू, जो कुल्लू मनाली सुना होगा ना आपने, बहुत ही प्यारे हिल स्टेशन है भारत के, वहाँ से बहती है व्यास नदी। तो पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है। जो व्यास नदी है पंजाब में सतलज नदी से मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है? हरिके नामक स्थान पर मिलती है। इनके मिलन स्थल पर ही हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर यानी कि भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है। तो जो ये इंदिरा गांधी नहर है भाई, ये राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध हुई है। और कहाँ से निकली है? ये हरिके बैराज से। और हरिके बैराज पे कौन कौन सी नदी मिलती है? व्यास और सतलज। ठीक है भाई।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।